साथियों नमस्कार। हिंदुस्तान में शादियों को लेकर एक प्रचलित बात कही जाती है कि शादी का लड्डू जिसने खाया वो भी दुखी, जिसने नहीं खाया वो भी दुखी। पर मैं ये कहता हूँ कि लड्डू खाने से कुछ नहीं होता है। अगर लड्डू खाने के बाद वो नहीं पचा तो आपको लीगल, मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस भी फेस करने पड़ सकते हैं। कारण क्या है कि शादी के बाद अगर आपकी पत्नी पियर जाके बैठ गई और वो आने को तैयार नहीं है, आप कई बार उसको समझाते हैं कि आप आ जाइए, अपनी जिद को छोड़ दीजिए, फिर भी वो नहीं आती है, तो वहाँ पर आप घबरा जाते हैं। घबराहट के मारे आपको ये लगता है कि अगर आप पर झूठे केस हो गए तो आप कैसे बचेंगे। वहाँ पर फिर आप एक एडवोकेट एंगेज करते हैं, अपनी सारी बात उसको बताते हैं, उसके मार्फत आप एक पिटिशन ड्राफ्ट करते हैं, संबंधित न्यायालय में पेश करते हैं, नोटिस जारी कराते हैं और आपको ये एडवाइस दी जाती है या आप ऐसा सुनते हुए आ रहे हैं कि आप तो बिल्कुल फ्री हो गए, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर लड़की केस करती भी है तो इट वुड बी अ काउंटर ब्लास्ट, तो हमें वहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट की दवाई अगर आपने इनिशियल स्टेज पे खा ली तो आपको 4 साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेकर आ जाते हैं और हमें उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट नहीं मालूम होते या हम डॉक्टर को पूरी बीमारी नहीं बता पाते हैं और डॉक्टर उस बीमारी को जाने बगैर ही हमें दवाई दे देता है और साइड इफ़ेक्ट्स आ गए तो वो हमको ही बियर करने हैं और किसी को बियर नहीं करने हैं। वैसा ही इस पिटिशन या इस याचिका के साथ में है कि अगर आपने पिटिशन पेश कर दी और आपको यह नहीं पता कि उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और वो साइड इफ़ेक्ट आ गए तो वो आपको ही बियर करने हैं। साथियों, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट की रेमेडी को मैं भी यूजुअली एडवाइस नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि 4 कॉन्सिक्वेंस हमें बियर करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात कि हमें एक वकील एंगेज करना है, उसको फीस देनी है, पिटिशन को ड्राफ्ट कराना है, सबमिट करना है, नोटिस जारी कराने हैं। तो ये प्रोसीजर इतना आसान नहीं है कि एडवोकेट के ऑफिस में जाइए, लंबा टाइम ख़राब कीजिए, फिर सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज कीजिए, उसके बाद पिटिशन को ड्राफ्ट कराइए, उसका प्रूफ चेक करना, उसका फाइनल प्रिंट लेना, उसके डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, कोर्ट में पेश करना। उसकी जो फीस है वो काफ़ी अधिक क्वांटिटी में आपको इनिशियल स्टेज पर बियर करनी पड़ती है। तो सबसे पहला इकोनॉमिक घाटा आपको इनिशियल स्टेज पर ही हो गया, जो आपको नहीं होना चाहिए था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जैसे ही पिटिशन को आपने कोर्ट में पेश किया तो वहाँ पर आपने अपने सारे फैक्ट्स को उस पिटिशन में लिख दिया। अब जब ये पिटिशन पत्नी के पास पहुंचेगी और पत्नी ने अपने खिलाफ कोई केस दायर नहीं कराए तो वहाँ पर पत्नी को ये मालूम पड़ गया कि आपका क्या डिफेंस है, किन बिंदुओं पर आप केस लड़ने आएंगे और आपके कौन कौन से बिंदु जो है वो मजबूत हैं। तो आप अपनी पत्नी को एक मौका दे रहे हैं कि वो होमवर्क कर ले और अपना डिफेंस जो है वो तैयार कर ले। तीसरा इंपॉर्टेंट घाटा कि जैसे ही पिटिशन दायर होगी, नोटिस जारी होंगे और कई बार ये होता है कि किसी अन्य कारण से पत्नियाँ पियर में बैठी होती हैं, आपका नोटिस जाने के बाद उनके घर वाले या उनके वकील उनको ये एडवाइस करते हैं कि पति ज़्यादा होशियारी दिखा रहा है, इसको सबक सिखाना होगा। तो वहाँ पर 498, 406 और कहीं पर एडवांस पैकेज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट घाटा, आपको ये लगता है कि पत्नी को अगर नहीं लाना है तो बचाव के लिए ये केस दायर कर दो, तो अपनी इनोसेंस शो होगी और पत्नी नहीं आएगी तो वहाँ मेंटेनेंस बंद हो जाएगा और उसका कॉन्सिक्वेंस पत्नी को फेस करना होगा। अगर पत्नी को साथ लाने का दावा कर रहे हो और पत्नी घर में आ गई तो क्या बोलोगे, साथ में नहीं रखना है? वो तो कोर्ट में कहते हैं कि मेरे को साथ में रहना है, फिर आप क्या करोगे? इसके अलावा मेंटेनेंस का जब बात आएगी तो पत्नी खुद बोलेगी कि मैं तो इतनी गंदी लड़की हूँ, मैंने इसको परेशान करा, इसको क्रूअल्टी करी, इसके घर वालों को परेशान करा, उस पर झूठे और लगाने की बात कर दी, उसके बावजूद भी ये आदमी मुझे रखना चाहता है। इससे साफ है कि मैं गलती भी हुई नहीं, केवल इसने अपना डिफेंस तैयार कर लिया। तो वहाँ पर मेंटेनेंस या खर्चे का क्वांटम भी बढ़ सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट नहीं करना है, ये नोट कर लो, इनिशियल स्टेज पे गांठ बांध लो, लिख लो कागज पे। करना क्या है, क्या दवाई खानी है, क्या औषधि लेनी है, ये बता रहा हूँ आपको अभी मैं, ताकि आपको कोई दिक्कत जो है वो फेस नहीं करनी पड़े। अगर पत्नी चली गई और वो नहीं आ रही है और आपके माइंड में है कि हमें एक इम्यूनिटी तैयार करनी है, तो इम्यूनिटी अच्छे तब मैं मानता हूँ कि वो सस्ते या कम खर्चे में जो है वो तैयार हो जावे, उसका लीगल इम्पैक्ट हो। और अगर लीगल इम्पैक्ट इतना अच्छा हो कि अगले को वो परेशानी कर सके या परेशानी में डाल सके, तो वो औषधि जो है वो काफ़ी बेटर या काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो यहाँ हमें कौन सी दवाई खानी है? सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट या साथ रहने की याचिका की दवाई। याचिका से मेरा मतलब वो नहीं है जो कोर्ट में याचिका पेश करनी है। याचिका से मेरा मतलब है कि इसका इनिशियल नोटिस जो आपको लड़की वालों को देना है अपने वकील के मार्फत या स्वयं के मार्फत।
नोटिस में आपको कोई बातें विशेष नहीं लिखनी है, केवल 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि पत्नी का जो एड्रेस है वो प्रॉपर हो। उसके अलावा आप अपनी बातों को डिस्क्लोज नहीं करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 2 बातें जो है ज़रूर लिखें कि आपकी मेरी शादी हुई थी, इस तारीख को हुई थी और इस तारीख से आप अलग रह रहे हैं और बिना किसी कारण के रह रहे हैं। अपने बीच डिस्प्यूट आगे नहीं बढ़े, जिस कारण मैं सारी बातों को उसमें इंकॉर्पोरेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप नहीं आते हैं या मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं तो मुझे अग्रिम कार्रवाई कोर्ट में करनी होगी, जिसके कॉन्सिक्वेंस की जिम्मेदारी जो है वो आपकी होगी। नोटिस या इस दवाई के 3 फ़ायदे जो है आपको इनिशियली हो गए। दवाई सस्ती है क्योंकि नोटिस का इतना बड़ा एक्सपेंडिचर आपको इनिशियल स्टेज में बियर नहीं करना पड़ेगा, और पत्नी आ गई, माफ़ी मांग ली, तो वहाँ पर कम पैसों में आपका काम हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपका डिफेंस ही आउट नहीं हुआ कि आप किन बिंदुओं पर केस लड़ोगे। आपका नोटिस जाएगा, पत्नी उसका रिप्लाई करेगी और वो सारी बात लिख के लाएगी, साहब आपने मुझे मारा पीटा, दहेज की मांग करी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहाँ आपको ये मालूम पड़ गया कि आपकी पत्नी आपके खिलाफ एक केस करने वाली है। और तीसरी बात, इसने एक इम्यूनिटी आपके पक्ष में क्रिएट कर दी कि नोटिस दे दिया साहब, उसके बाद ये रिप्लाई कर रही है और उसमें सारी बातें जो है लिख कर लेके आ रही है। तो आपने छोटे खर्चे में कितना बड़ा फ़ायदा जो है अपना कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर वो दावा करती है मेंटेनेंस का या अन्य किसी तरह के दावे करती है तो वहाँ पर एक अच्छी रेमेडी के रूप में ये नोटिस जो है आपके लिए काम करेगा। क्योंकि अगर नोटिस में लिखी बातों का उसने सही जवाब नहीं दिया, नोटिस का उसने रिप्लाई नहीं करा या भ्रामक बातें उसने कर दी या झूठी बातें से जवाब में लिख दी, तो वहाँ पर फ़ायदा आपको ही मिलने वाला है। तो साथियों, हुई ना कितनी आसान और सस्ती रेमेडी। तो जब भी डिस्प्यूट हो, कोशिश ये करो कि पिटिशन पेश नहीं करनी है, नोटिस देना है। नोटिस देने के बाद अगर वो नहीं आती है तो उसके बाद आप एज पर लॉ रेमेडी ले सकते हैं जो सेक्शन 9 HM एक्ट में है। और अगर नोटिस आपने दे दिया और वाइफ आपकी नहीं आती है या इसका रिप्लाई नहीं करती है तो ज़रा सोचिए कि आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है जिस पर आप केस लड़ रहे हो सेक्शन 9 का, वो कितना मजबूत हो गया कि मेरी पत्नी इतनी हट्टी है, इतनी ज़िद्दी है कि छोटी सी बात लिखने पर भी वो नहीं आती है। अभी तो मैं आरोप इससे लगा रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे को ये कहा कि मैं आप पर ये केस कर दूंगी या ये दावे जो है पेश कर दूंगी, और मैंने अपने नोटिस में इनिशियली बात लिख दी थी कि मैं सारी बातों को नहीं लिखते हुए आपको नोटिस दे रहा हूँ ताकि हमारे संबंध या हमारा सौहार्द जो है वो ख़राब नहीं हो। तो वहाँ पर अगर आप कोई बात नहीं लिखते भी हो या कोई नई बात लेके आते भी हो तो ये अमेंडमेंट नहीं कहलाएगी और किसी भी रूप में आपके लीगल राइट्स को अफेक्ट नहीं करेगी। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सारे पत्नी पीड़ित भाइयों तक मेरी बात को जरूर पहुंचाएं। कारण क्या है कि आप तक तो दवाई पहुंच गई, पर जहां तक नहीं पहुंची है उनका इलाज भी तो करना होगा ना। तो साथियों, मेरे चैनल सोनी एरेना लॉ लेक्चर सीरीज को भी सब्सक्राइब कर लें। ये एक यूट्यूब चैनल है ताकि ऐसी वीडियो जल्द आप तक पहुंचती रहें। साथियों, जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।